नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का चौहान कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का एक चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है। आपका 3 नंबर या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछ ही लेते हैं। 6 नंबर में भी पूछा गया है काफ़ी बार। इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल में इंपॉर्टेंट रह जाता है। कुछ एक दो थ्योरी के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बेसिकली देखें तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, लाइक डेप्रिसिएशन एंड फाइनल अकाउंट और जो बीआरएस, इस टाइप का ही चैप्टर है। क्वेश्चन इसमें से आपका पूछते हैं, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस चैप्टर को आप ध्यान से देखें। ये चैप्टर को अगर आप समझोगे अच्छे से तभी इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कर पाओगे, क्योंकि इस चैप्टर की कुछ टर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे आपने अकाउंटिंग की टर्म्स सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर डेटर, एसेट, लायबिलिटी, ये सब क्या होता है। तो अगर आपको ये सब टर्म्स ही नहीं पता तो आप अकाउंटिंग नहीं सीख सकते। इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी कुछ टर्म्स हैं। इन टर्म्स को पहले आपको सीखना जरूरी है, तब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझ पाएंगे और इससे क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक बार आपको ये टर्म समझ आ गई तो फिर उसका क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन इसके आसान होते हैं, अच्छे से कर लोगे आप। तो देखिए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज की टर्म समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ, ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो देखिए, एक पर्सन है ए, ठीक है, और एक पर्सन है बी। ए ने बी को कुछ सेल करा है, ठीक है, ये क्रेडिट सेल है। अब क्रेडिट सेल है तो आप जानते हैं कि पैसा बाद में मिलेगा। मान लीजिए 10,000 का अमाउंट है, 10,000 की क्रेडिट सेल करी है ए ने बी को, ठीक है। अब इसका मतलब बी पैसा बाद में देगा। अब मान लीजिए ए जो है वो बी पे भरोसा नहीं करता है, कुछ भी उसे डाउट है कि ये पैसा हो सकता है मुकर जाए, भूल जाए, कुछ भी ऐसा डाउट है, तो ए क्या करता है, बी से, भाई मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसमें मैं ये लिखूंगा कि आपको एक बिल बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं ये लिखूंगा आपको इस बिल का पैसा, जो 10,000 रुपये है, इस बिल का पैसा आपको 3 महीने बाद, जब जो भी टाइम पीरियड है, 3 महीने बाद इस बिल का पैसा आपको देना है, ठीक है। बी बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इस पर अपने साइन कर देता हूँ। साइन करने का मतलब इसे मैं इस पर, बी कहता है इस पर मैं अपनी एक्सेप्टेंस दे देता हूँ। ये वर्ड याद रखो, एक्सेप्टेंस दे देता हूँ। एक्सेप्टेंस देने का मतलब कि हाँ मैं इस पर साइन कर देता हूँ, यानी कि मैं इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जब भी इस 3 महीने बाद इस बिल मेरे पास आएगा तो मैं इस बिल का पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया। तो दोनों के सिग्नेचर हो गए, ए के भी हो गए, बी के भी हो गए, ठीक है। तो ये बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बन गया एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया ये। तो अब देखो यहाँ पे जब 3 महीने बीतेंगे, एक मैच्योरिटी डेट या फिर ड्यू डेट आएगी, तो ए जाएगा बी के पास ये बिल लेके कि देखो ये बिल का पैसा आपको देना था। तो बी बोलेगा ठीक है, ये ले लो पैसा, ठीक है। तो ये जब बिल की पेमेंट हो जाएगी 3 महीने बाद, जब मैच्योरिटी डेट या फिर ड्यू डेट पे जब पेमेंट दे देगा तो उससे बोलेंगे बिल हो गया ऑनर्ड, बिल हो गया ऑनर्ड। जब मैच्योरिटी डेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट हो जाती है तो उससे बोलते हैं बिल हो गया ऑनर्ड, यानी कि बिल की पेमेंट हो गई। जब पेमेंट नहीं होती है, मान लो ये बिल लेके गया, इसने पैसा देने से इनकार कर दिया या फिर मना कर दिया या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उसे बोलते हैं बिल हो गया डिसऑनर। क्या बोलते हैं, बिल हो गया डिसऑनर, ठीक है। ये थोड़े और कंसेप्ट बाद में सीखेंगे। तो बिल की पेमेंट अगर एट द एंड में मिल गई तो ऑनर्ड, नहीं मिली तो डिसऑनर, ठीक है। अब देखिए ये ऑनर डिसऑनर आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और, जो बिल बनाता है उसे बोलते हैं ड्रॉअर, जो बिल बनाता है उसे बोलते हैं ड्रॉअर। जो बिल पे एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ मैं पैसा दूंगा, उसे बोलते हैं ड्रॉई। और जिसको पैसा मिलना होता है एट द एंड, टाइम पीरियड के बाद, उसको बोलते हैं पेई। तो यहाँ पे पैसा किसको मिलना है, ए को। तो ए ही क्या हो, ए ही यहाँ पे हो गया पेई। ए ही आपका ड्रॉअर है और ए ही आपका क्या है, पेई है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज ना 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ये एक होता है आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और एक होता है आपका बियरर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट, देखिए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि इस बिल के ऊपर मैंने एक पर्सन का नाम लिख दिया है कि इस टाइम बाद, बी को बोल रहा है कि इस टाइम बाद इस बिल के थ्रू बोल रहा है, ठीक है। बिल के ऊपर इस पर्सन का नाम लिख दिया है ए ने कि इस टाइम बाद, यानी कि 3 महीने बाद आप इस बिल का पैसा मिस्टर सी को दे देना, ठीक है। तो ये इसे बोलेंगे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इस पे एक पर्सन का स्पेसिफिक नाम लिख गया है कि आप ये पैसा
मिस्टर बी को बोल रहा है कि आप ये पैसा मिस्टर सी को दोगे, तो अब ये जो बी है वो पैसा किसको देगा, सिर्फ सी को देगा, क्योंकि बिल के ऊपर किस पैसे का नाम लिखा हुआ है, तो बिल का पैसा बी किसको देगा, सी को ही देगा। तो उसको बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बिल के ऊपर नाम स्पेसिफिक बंदे का लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए बिल के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा, बिल में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इस बिल का पैसा आपको 3 महीने बाद देना है, कोई इस नाम नहीं लिखा किसको देना है, ठीक है। तो ऐसे बिल को बोलते हैं बिल बियरर इंस्ट्रूमेंट, ऐसे बिल को बोलते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहां पे नाम नहीं लिखा तो ये कौन सा है, बियरर इंस्ट्रूमेंट। अब मान लीजिए ए ने सी से कुछ उधार ले रखा था, मान लीजिए सी ने ए ने डी से 10,000 रुपये उधार ले रखे थे। तो डी ने बोला भाई मुझे ना 10,000 रुपये चाहिए, मुझे 10,000 रुपये दे। तो ए बोलता है भाई अभी तो पैसा नहीं है, मेरे पास एक बिल है, तो एक काम करिए बिल रख ले, 10,000 रुपये मुझे मिलने वाला है इस बिल के थ्रू, तो 3 महीने बाद तुम इस बिल का पैसा ले लेना जाके बी से। तो ए ने इस बिल को किसको थमा दिया, डी को थमा दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोर्स कर दिया, बिल को कर दिया एंडोर्स, बिल को ट्रांसफर कर दिया किसी और को। तो क्यों ट्रांसफर कर सका, क्योंकि ये था बियरर इंस्ट्रूमेंट, इस पे किसी का नाम नहीं लिखा था, सिर्फ इतना लिखा है कि इस बिल का पैसा आपको 3 महीने बाद देना। तो जिसके पास भी ये बिल होगा ये उसका पैसा उससे जाके ले लेगा, कोई नाम तो लिखा नहीं है। अगर सी लिखा हुआ, अगर यहाँ पे लिखा होता है मिस्टर सी को ही पैसा देना है, तो ये बिल किसी और को दे नहीं सकता था, क्योंकि ये पैसा फिर डी को देता ही नहीं, क्योंकि सी नाम लिखा है तो पैसा किसको देता, सी को ही देता, ठीक है। तो ऐसे जब बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो ऐसे नेगोशिएट कर सकते हैं, मतलब एंडोर्स कर सकते हैं ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए डी ने ई से उधार ले रखा था कुछ पैसे का, ठीक है, 10,000 8,000 कुछ भी, समथिंग कुछ भी, तो डी दे देगा ई को बिल, ठीक है। ऐसे ई किसी और, मतलब जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, क्योंकि इस पैसे में नाम लिखा हुआ है। तो अब इस केस में देखिए, अब जब ए ने डी को बिल ट्रांसफर कर दिया है, मान लीजिए अभी ई नहीं है, ठीक है, सिर्फ डी तक है, ए ने जब डी को पैसा बिल ट्रांसफर कर दिया, तो इस केस में पेई कौन बन गया, डी। पेई वो पर्सन होता है जिसको एंड में पैसा मिलना होता है। पहले तो ए था क्योंकि बिल तो इसके पास था, लेकिन अब डी को बिल दे दिया तो पेई कौन बन गया, डी, क्योंकि अब पैसा किसको मिलना है, डी को मिलना है, ठीक है। तो ये अगर ये डी इसके पास पैसे लेने जाएगा, ठीक है, अगर इसने पैसा दे दिया मैच्योरिटी डेट पे तो बिल हो गया ऑनर, पैसा नहीं दिया तो बिल हो गया डिसऑनर, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं आप ऑनर, डिसऑनर, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई कौन होता है। ड्रॉर वो होता है जो बिल बनाता है, ड्रॉई वो होता है जो बिल पे एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ पैसा दूंगा, पेई वो होता है जिसको पैसा मिलना होता है। बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे कोई नाम स्पेसिफिक नाम नहीं लिखा होता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे नाम लिखा होता है कि हाँ इसी पर्सन को पैसा देना है। तो ये पूरा आपका ओवरव्यू है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इसमें आप समझ जाओगे तो बेटर है। जब मैं आपको थियोरेटिकल डेफिनेशन सिखाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है, तब आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए एक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी समझा देता हूँ। देखिए अभी बिल किसके पास है, ए के पास है, ठीक है, अभी किसी को ट्रांसफर नहीं किया, बियरर इंस्ट्रूमेंट है ये। अभी बिल किसके पास है, ए के पास है, ठीक है। 3 महीने के बाद इसको पैसा मिलेगा बी को, लेकिन बी को ना अर्जेंट पैसे जरूरत है। बी सोचता है यार 3 महीने बाद पैसा मुश्किल है, मुझे थोड़ा अर्जेंट पैसा चाहिए। तो बी क्या करता है, बैंक जाता है, बी जाता है बैंक को बोलता है देखिए मेरे पास 10,000 रुपये का बिल है, इसका 3 महीने बाद मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है, तो मुझे आप कुछ चार्जेस काट लीजिए, मुझे इसके कुछ पैसे दे दीजिए। तो बैंक क्या करता है, 10,000 रुपये का बिल अपने पास रख लेता है। ये बिल अब चला गया किसके पास, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जब बैंक के पास चला गया, तो ये 10,000 रुपये का बिल उसने 9,900 रुपये ए को दे दिया, बाकी 100 रुपये अपना चार्जेस काट लिया। तो क्योंकि बैंक को भी तो फायदा होना चाहिए, बैंक उसको इमीडिएटली पैसा दे रहा है तो उसको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तो वो चार्जेस काटता है। उस चार्जेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के ए को पैसा दे दिया, तो ए को कुछ पैसा मिल गया टाइम पे, ठीक है। तो अब बिल किसके पास आ गया, बैंक के पास आ गया। तो अब बैंक ले लेगा किससे पैसा, बी से। बैंक किससे लेगा पैसा, बी से लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। आपने एंडोर्समेंट समझ लिया। एंडोर्समेंट का मतलब जब बिल किसी और को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे सी को या डी को ट्रांसफर कर दिया ई, तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। जब बैंक से डिस्काउंट कराया जाता है बिल तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। अब जरा हम देख लेते हैं कुछ अपने जो टर्म्स हैं वगैरह, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि आप जब टर्म्स आपको मैं समझाऊंगा ना, तो आप इसको
तो आप उसको फिर और आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, अगर मैं ये चीज़ समझाने से पहले आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन बताता ना, तो वो टेक्निकल डेफिनेशन आपको कंफ्यूज जाते हैं, पूरा सर चकरा जाता। लेकिन अब आपको आसानी से समझ आएगी। देखना, देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट in writing containing an unconditional order signed by the maker containing an unconditional order। क्या होता है? एक ऑर्डर होता है साइन बाय द मेकर, जो बनाता है वो साइन करता है और जो एक्सेप्टेंस देता है। ठीक है, साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी only to order of or bearer of the instrument। मतलब मैं जिसको ऑर्डर दे रहा हूँ या तो उसको पैसा दो, या फिर उसका जो बियर इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसका जो भी बियरर होगा, यानी कि जिसका भी जो भी बिल एंड में आपके पास लेके आएगा उसको पैसा दे देना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स आप देख लेना। फीचर्स में सिंपल है कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है, साइन बाय द मेकर होता है, इसके अंदर इतनी 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉ, ड्रॉई, पे। ठीक है, और हाँ, ये ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, बियर इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। इससे ये सब जो डेफिनेशन के अंदर वर्ड लिखे हो ना, ये आपके तरफ से फीचर ही बन जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज, तो पार्टीज क्या होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की? बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टी होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पे। ड्रॉ, ड्रॉई और पे। ड्रॉर जो बिल बनाता है, ड्रॉई जो बिल पे एक्सेप्टेंस देता है, पे जिसको बिल का पैसा मिलेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका ट्रेड बिल जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। एक होता है एकोमोडेशन बिल। देखिए, ट्रेड बिल वो होता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बनाया जाता है। एकोमोडेशन बिल वो होता है जो एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाया जाता है। एकोमोडेशन बिल आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल हेल्प के लिए एकोमोडेशन बिल तैयार किया जाता है। ठीक है, ये जो बिल के बारे में मैंने आपको समझाया ना, ये ट्रेड बिल था जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपने समझ लिया, ड्रॉर समझ लिया आपने, ड्रॉई समझ लिया, पे समझ लिया। ठीक है, टर्म ऑफ बिल का मतलब होता है बिल का पीरियड। 3 महीने का बिल है तो टर्म ऑफ बिल हो जाएगा आपका बिल का पीरियड। ठीक है, अच्छा, ड्यू डेट क्या होती है? ड्यू डेट देखिए, अगर 1 जनवरी को बिल बनाया, 3 महीने उस बिल का पीरियड है, तो 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल क्या हो जाएगी? ये बिल की ड्यू डेट है। इस बिल की ड्यू डेट क्या है? 1 अप्रैल। अब देखिए, बिल की ड्यू डेट में 3 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस डेज मिलता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? पेमेंट करने के लिए ड्यू डेट के बाद 3 दिन का ग्रेस डेज मिलता है। तो जब ड्यू डेट में हम ग्रेस डेज 3 दिन का हमेशा 3 दिन का मिलता है, 3 दिन ऐड करते हैं तो ये डेट निकल के आई 4 अप्रैल। क्या निकल के आई? 4 अप्रैल। तो इसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। ये होती है आपकी मैच्योरिटी डेट। ठीक है, तो जब ड्यू डेट में हम 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस के ऐड करते हैं तो मैच्योरिटी डेट, हर बार आपको 3 महीने का ग्रेस मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। जो 3 दिन होते हैं वो डेज ऑफ ग्रेस होते हैं। मैच्योरिटी डेट जो ड्यू डेट में 3 दिन ऐड करने के बाद आती है, उसे बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, ये रहा डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। दिस इज आपका डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल कि बैंक से गए, डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने काटा, कुछ पैसा मैं दे दिया, तो ये बिल हो गया डिस्काउंटिंग। ठीक है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ मैंने आपको भी बताया था कि ए ने बिल दे दिया डी को, डी ने दे दिया ई को, तो ये ऐसे जो ट्रांसफर हो रहा है बिल, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। ठीक है, डिसऑनर ऑफ बिल मैंने आपको समझाया, अभी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अभी बताता हूँ मैं आपको। डिसऑनर ऑफ अ बिल बताया मैंने आपको। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब जब ड्रॉई पैसा देने से मना कर दे, या फिर कुछ इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी ऐसा रीजन हो गया जिसकी वजह से ड्रॉई पैसा नहीं दे पा रहा, तो इस केस में क्या होता है? बिल डिसऑनर हो गया। सीधी सी बात है, बिल की जब मैच्योरिटी डेट पे बिल का पैसा नहीं मिलता तो बिल डिसऑनर हो गया, खत्म। अगर पैसा मिल गया तो बिल ऑनर हो गया, सिंपल। उसके बाद है नोटिंग ऑफ अ बिल। नोटिंग ऑफ बिल का मतलब देखिए, जब बिल ना डिसऑनर हो जाता है ना, तो उसके बाद ना हम एक नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं। जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो उससे जाते हैं नोटरी पब्लिक के पास। नॉर्मली एक एडवोकेट पर्सन होता है, ठीक है, वो एक बिल का नोटिंग करता है। बिल का क्या करता है? नोटिंग। मतलब एक प्रूफ तैयार करता है, कि एविडेंस तैयार करता है कि हाँ बिल डिसऑनर हो गया है। ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करके एक प्रूफ तैयार करता है कि हाँ ये बिल डिसऑनर हो गया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिल को नोटिंग कराना। ठीक है, किससे? नोटरी पब्लिक से, जो नॉर्मली एक एडवोकेट कोई भी कोर्ट में जाके कराना होता है, तो इसको बोलते हैं नोटिंग। ठीक है,
अब उस नोटिंग के बिल को नोटिंग करने के लिए नोटरी पब्लिक जो चार्जेस लेता है उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। उसको क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। ठीक है, ये होता है आपका नोटिंग चार्जेस। तो आपका नोटिंग चार्जेस भी क्लियर हो गया। ठीक है, रिटायरमेंट, देखिए रिटायरमेंट ऑफ बिल आपका सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है इस वाले सेशन में, लेकिन फिर भी समझ लो, रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है जब मेच्योरिटी डेट या फिर ड्यू डेट से पहले ही पैसा ड्रॉई दे दें तो उसको बोलते हैं बिल का रिटायरमेंट होना। बिल रिटायर हो गया, पहले ही पैसा दे दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। ठीक है, तो रिन्यूअल बिल होता है। रिन्यूअल बिल का मतलब होता है जब ड्रॉई आपसे एक्स्ट्रा टाइम मांगता है पैसा देने का, कि बोलता है कि भाई थोड़ा और टाइम चाहिए मुझे पैसा देने का, मेरे पास अभी पैसा है नहीं, तो ये क्या करता है, ठीक है कोई बात नहीं, हम बिल को रिन्यू कर लेते हैं। तो पुराना वाला जो बिल था कैंसिल, खत्म कर देंगे, नया बिल बनाएंगे एक नए टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया ये सब। अब एक चीज रह गई जिसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसका पूरा नाम है बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। देखिए कभी कभार जो ये काफ़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, देखिए कोई नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ए के पास बिल है, ए क्या करता है, बिल अपने बैंक को भेज देता है, बैंक से डिस्काउंट नहीं करा रहा, ए बैंक को अपना बिल दे रहा है, कह रहा है कि ये मेरा बिल है। ठीक है, आप एक काम करना, जब इस बिल की ड्यू डेट आए तो इस बिल का पैसा आप इससे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल देना। तो मतलब कि बैंक होता है ना, बहुत सी सर्विस देते हैं अपने कस्टमर्स को, कि आपके ब्याह पे हम आपके इंश्योरेंस की पेमेंट कर देंगे, आपके ब्याह पे हम वो बिजली की पेमेंट, बिजली के बिल की पेमेंट करेंगे। ठीक है, हम आपसे इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आपके ब्याह पे हम आपके इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डाल देंगे। तो बहुत सी ऐसी सर्विस देता है। तो इन्हें क्या किया, बिल दे दिया अपने बैंक को, बोला कि जो ड्यू डेट पे आप इससे कलेक्शन करके मेरे खाते में पैसे डाल देना। तो इसको बोलते हैं बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, सिंपल, और इसका कोई रीजन नहीं। यहाँ पे बिल डिस्काउंट नहीं कराया, बैंक को दे रहा है कि आप ये पैसा, मतलब इस बिल का पैसा कलेक्ट कर लेना और मेरे खाते में डाल देना। ठीक है, तो सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कुछ टर्म्स समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैंने पहले आपको ओवरव्यू दे दिया, तो अब आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। देखिए एक होता है प्रोमिसरी नोट भी होता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक प्रोमिसरी नोट भी होता है। प्रोमिसरी नोट आपका क्या होता है, स्पेलिंग कभी कभार थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, डबल एस है, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक ऑर्डर होता है, जो बिल बनाता है ना, ठीक है, जिसको पैसा लेना है वो ऑर्डर दे रहा है कि आपको इस बिल का पैसा देना है। लेकिन प्रोमिसरी नोट में क्या होता है, प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है इसमें जो पर्सन पैसा देता है ना, वो प्रॉमिस करता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपकी ये पैसा दिया जाएगा, आपको ये पैसा दूंगा इस टाइम के बाद या फिर इस पीरियड के बाद या फिर इस डेट को। तो प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे एक ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे प्रोमिसरी नोट ना इस केस में जैसे जो ड्रॉई होता है ना, जिसको पैसा देना होता है वो बनाता है प्रोमिसरी नोट। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट की दो पार्टी होती है, एक होता है मेकर जो प्रोमिसरी नोट बनाता है, एक होता है पेई जिसको पैसा मिलना होता है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट में प्रोमिसरी नोट वो बनाता है जो पैसा दे रहा है, ठीक है, और पेई वो जिसको पैसा मिलना है। तो ये होता है आपका प्रोमिसरी नोट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कुछ टर्म्स हैं वो समझ आ गए होंगे। एक चीज़ बच गई है, वो लास्ट है, वो मेरे को मैंने अभी देखा, बिल एट साइट और बिल ऑन डिमांड। देखिए बिल ऑन डिमांड, बिल एट साइट या फिर बिल ऑन डिमांड का मतलब होता है कि जो बिल है उसकी पेमेंट ऑन डिमांड होगी। 3 महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है, 3 महीने का बिल का टाइम पीरियड है कि 3 महीने तक आप पैसा ले सकते हो। जब भी आप मुझे 3 महीने तक आप डिमांड करोगे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे चेक में क्या होता है ना, चेक क्या होता है, आपने आज अगर चेक साइन करके किसी को दिया तो पैसा उसका कल भी उसका पैसा बैंक से एनकैश कल भी करा सकता है, परसों भी करा सकता है, 1 महीने बाद, 3 महीने के अंदर कभी भी करा सकता है। तो बिल एट साइट या बिल ऑन डिमांड का मतलब डिमांड पे पैसा मिलेगा। ठीक है, डिमांड कि जब आप डिमांड करोगे पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 3 महीने बाद ही मिलना है, लेकिन बिल एट साइट में या ऑन डिमांड में तो डिमांड के टाइम जब भी डिमांड करोगे पैसा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टर्म्स हैं आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। अब आपको क्वेश्चंस बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे क्योंकि आपने टर्म्स सीख लिए हैं, टर्म्स को सीखना जरूरी था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले टर्म्स बताई हैं, थोड़ा देख लेना, थोड़ा गड़बड़ सा, मतलब गड़बड़ नहीं, थोड़ा होश पोश सा हो गया है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।